जेई मेन का जो नेचर है ना वो ऐसा है कि वहां हर जगह से सवाल आएगा, चाहे वो टॉपिक सिंपल है, चाहे वो टॉपिक टफ है, चाहे वो फॉर्मूला बेस है, चाहे कुछ भी है। जेई एडवांस का नेचर ऐसा है कि वो बहुत सारे सिंपल 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 टॉपिक्स को मर्ज करके एक सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। हीलियम गैस भरोगे तो हीलियम 2+, नाइट्रोजन गैस भरोगे तो नाइट्रोजन का प्लस, जो भी गैस भरोगे उस गैस में से इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो परमाणु का पॉजिटिव बचेगा वो आपका कौन सी किरणें है? एनोड किरणें। हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, तो वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, सुनाई एकदम साफ दे रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, तो क्या हम लोग तैयार हैं केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर के लिए? और नए चैप्टर का नाम आपने सुन ही लिया होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो परमाणु संरचना आज हम लोग पढ़ना शुरू करें, हेडिंग लगाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। जस्ट अ मिनट। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। देखो, एक बहुत क्लियर कट बात ये बोलना चाहूंगा कि परमाणु संरचना नाम का चैप्टर जो है बच्चों, वैसे ये सबसे ज़्यादा यूजफुल तरीके से और बहुत ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर उतना अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता, ये बेसिकली फिजिक्स का चैप्टर है। कितनी अजीब बात है ना। और फिजिक्स में भी ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप इसके फॉर्मूले वगैरह सब बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। हम यहाँ पर जो इसका केमिस्ट्री वाला एस्पेक्ट है, जो इसका केमिस्ट्री वाला हिस्सा है, उसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। तो बहुत अच्छे से तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, जैसे फोर्सेस की इन्फॉर्मेशन, काइनेटिक एनर्जी की इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको फिजिक्स में मिलेगी। बट हाँ, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, जैसे क्वांटम नंबर्स की अच्छी खासी डिटेल, कक्षकों के बारे में जानकारी, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरणों के प्रयोग, वो सब अपन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट कब माना जाएगा? जब आप मॉडर्न फिजिक्स में इसको पढ़ लेंगे। आई होप ये नंबर 1 बात आपको समझ में आती है। चलिए, लिखने को बहुत कुछ रहेगा, फटाफट से अपनी कॉपी लेकर के बैठना है, धमाधम धमाधम लिखना है। इस चैप्टर में एक आसान थ्योरी है, हम इसको बस धीरे 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 कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें। एकदम स्मूथ चैप्टर है। आप इस चैप्टर के साथ में कोशिश कर सकते हैं एक ऐसे चैप्टर के सवाल की प्रैक्टिस करने में जो अपने आप में टाइम ले। जैसे इसके साथ में पैरेलल में काइनेमेटिक्स चलेगा, तो काइनेमेटिक्स में आप क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस रहती है ना, तो आप उसको अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। यहाँ ये ज़्यादा टाइम डिमांड नहीं करेगा शुरुआत के अंदर। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होगी बेटा पदार्थ से, कि पदार्थ क्या चीज़ है। तो पदार्थ के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि पदार्थ का मतलब होता है हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो। तो जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो एवं जो कुछ स्थान घेरती हो। एक और बात, आज शाम को 5:30-6 बजे के आसपास काइनेमेटिक्स के एडवांस क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, जो जेई एडवांस में आए हुए हैं। किसी को भी वो क्लास मिस नहीं करनी है, खासकर जिसने काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है। मैं आशा बैच के बच्चों को ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको जेई एडवांस वाली वो क्लास मिस नहीं करनी है, उसमें हम एडवांस के सवाल करेंगे। हाँ, आप लोग थोड़ा लेट करेंगे उसको ज्वाइन, ओके, अटल बैच वाले बच्चे। तो जिसका कुछ द्रव्यमान हो एवं जो कुछ स्थान घेरता हो, कुछ स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ के बारे में सबसे पहले ना लोगों को लगता था कि यार ये किससे मिलके बना है, किससे मिलके बना है। तो लोगों ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। उनमें था डाल्टन भाई साहब सबसे नंबर 1 पे। तो उन्होंने कहा मैं तोड़ करके देखना चाहता हूं कि ये किससे मिलकर के बनता है। तो उन्होंने पदार्थ को तोड़ना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। फाइनली डाल्टन तोड़ते 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 कहाँ पे पहुंचे? तो डाल्टन तोड़ते तोड़ते परमाणु तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अब मैं इसको नहीं तोड़ पा रहा हूं। परमाणु को ग्रीक भाषा में एटम कहते हैं, हम लोगों ने इसको हिंदी में इंग्लिश में एटम कर दिया है। एटम है वो। ए का मतलब क्या होता है? नॉट, और टम का मतलब होता है डिविजिबल। तो जिसको तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। पर यार ऑब्वियस सी बात है, जब धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ी, केमिस्ट्री आगे बढ़ी, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो पता चला कि यार एटम को भी तोड़ सकते हैं। एटम को किस किस में तोड़ सकते हैं? फिर आगे जाके खोज हो गई कि एटम को इलेक्ट्रॉन के अंदर तोड़ सकते हैं,
इसे प्रोटॉन में तोड़ सकते हैं, इसे न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी, और न्यूट्रॉन की खोज फिर चैडविक भाई साहब ने कर दी। तो वहाँ से समझ में आया कि नहीं भाई साहब, तोड़ा जा सकता है। ईंट पर गिरकर नाच, ऐसे इसको हम लोग बच्चों को याद कराते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, ईंट पर गिरकर नाच न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो ईंट पर गिरकर नाच, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, डन। देखो क्या होता है, महत्वपूर्ण ये नहीं था, इनको अवपरमाणु कण भी बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये परमाणु का हिस्सा है बेटा, ये परमाणु इनसे मिलके बना है, तो इन्हें अवपरमाणवीय कण भी कहते हैं, या अवपरमाणु कण भी कहते हैं, अवपरमाणवीय कण भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात कर लूं मैं आपसे, तो इसको सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो परमाणु के अंदर है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज होने के बाद में सबसे बड़ा सवाल इंसान के दिमाग में क्या आएगा कि यार अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं तो आखिर रहते कहाँ पे हैं। मैं आपको बोलूँ इस घर में 4 लोग रहते हैं, तो अगला सवाल क्या होता है, किसका कौन कौन सा कमरा है, कौन कहाँ कहाँ पर रहता है। तो उसी सोच के साथ में फिर मॉडल्स बनना स्टार्ट हुए। चलो लिखते हैं फटाफट। सबसे पहला मॉडल था, जिसने खोज की थी परमाणु की, उसी ने मॉडल दिया, डाल्टन का परमाणुवीय मॉडल, डाल्टन का परमाणुवीय मॉडल, डाल्टन का परमाणुवीय मॉडल। ओके, तो डाल्टन के परमाणुवीय मॉडल के बारे में बातचीत करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। लिखें फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म, अदृश्य और अविभाज्य कण से मिलकर बना है। मतलब पदार्थ किससे मिलकर बना है, पदार्थ मिलकर बना है सूक्ष्म, अदृश्य, अविभाज्य कण से मिलकर बना है। बहुत छोटा, आंखों से देखा नहीं जा सकता और जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे कण से मिलकर के बना है जिसे परमाणु कहते हैं। यह डाल्टन के परमाणुवीय मॉडल की पहली बात थी। सेकंड पॉइंट, किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु, किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं, एक समान प्रकृति के होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं। देखो ध्यान से, क्या ये बात सही है जो पहली बात लिखी हुई है कि परमाणु सूक्ष्म है, ये तो सही है, अदृश्य है, ये भी सही है, पर क्या अविभाज्य है, क्या परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, ये बात तो गलत लिखी हुई है। परमाणु को तो हम तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। तो इन भाई साहब की जो पहली बात थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। तो क्या इनकी पहली बात का फेल होना हमें समझ आता है कि हाँ फेल क्यों हुई, पक्का आता है, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, क्या ये सेकंड स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं? यार सुनने में तो सही लग रहा है सर। हाइड्रोजन अगर है तो सारे हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं, क्लोरीन है तो सारे क्लोरीन एक जैसे होते हैं। तो ये बात सही है क्या या गलत है? ये बात गलत है। कैसे? हाइड्रोजन में 3 रूप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। लो
तत्व एक ही है हाइड्रोजन, पर उसमें 3 प्रकार के हाइड्रोजन पाई जाती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, और तीनों अलग अलग प्रकार की है। तो समस्थानिकों की खोज के बाद में ये सेकंड वाला जो शब्द है या सेकंड वाली जो लाइन है इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो मुझे दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि डॉल्टन भाई साहब का ये स्टेटमेंट भी एकदम झूठा था। तीसरा, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की प्रकृति भिन्न होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की प्रकृति भिन्न होती है। एक बार जरा सोचिएगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। जस्ट इमेजिन, मैं एक बार चेक कर लूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक। अब पहले से बेटर दिख रहा होगा। हेलो, अब ठीक दिख रहा है सबको? पहले से बेटर दिख रहा है ना? पहले से बेटर दिख रहा है, ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। अब यार देखो, समस्थानिकों का नाम सुना है, समभारिक का नाम सुना है, दो अलग अलग जो आपके समस्थानिक तो ऊपर वाले केस में चला जाएगा, और समभारिक का नाम सुना है आपने? ऐसे दो परमाणु जिनका द्रव्यमान सेम होता है, हालांकि हम आगे जाके इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसको बोलते हैं आइसोटोप्स, इसको बोलते हैं आइसोबार्स। हाँ, तो समभारिक दो अलग अलग तत्व हैं दुनिया में, पर उनका परमाणु द्रव्यमान सेम है। तो परमाणु द्रव्यमान सेम होने का मतलब उनकी कुछ प्रकृति भी सेम हो जाएगी, है ना? तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी इनका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये डॉल्टन भाई साहब का ये वाला स्टेटमेंट भी फेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, एक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या सदैव नियत रहती है। एक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या सदैव नियत रहती है। सदैव नियत रहती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, आपको पता भी होगा, इसको परमाणु संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं इसे परमाणु संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। हाँ, वैसे ये एक ऐसी चीज है जो काफी हद तक बिल्कुल सही है। परमाणु अपने आप में सही रहते हैं। जैसे मान लो H2+O2 है, ये रिएक्शन हुई, H2+O2 इज गिविंग H2O। तो हम अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 मोल हाइड्रोजन है। अगर 2 मोल हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ भी 2 मोल हाइड्रोजन गैस है। या फिर ऐसे बोलो कि यहाँ पे 4 मोल H है तो यहाँ भी 4 मोल H है, यहाँ पे 2 मोल O है तो यहाँ भी 2 मोल है। ये हम लोग मानते हैं और ये सही है अपने आप में। जब रिएक्शन होती है तो इस प्रकार की बातें होती है। परंतु बेटा, ये भी 100% सही नहीं है। ये भी 100% सही नहीं है, क्योंकि आगे जाके आप नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करोगे। नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व बाहर निकलते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता हूं, कुछ ऐसे कण बाहर निकलते हैं, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, जिससे क्या होता है, परमाणु का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जैसे आपने यूरेनियम लिया था, तो यूरेनियम का नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, वो अपने अंदर से कुछ ऐसे कण बाहर निकालेगा कि यूरेनियम ही नहीं बचता है। हाइड्रोजन को आपने आपस में कंबाइन कराया, वो हीलियम बन गया। सूरज के ऊपर आए दिन ही काम होता रहता है, हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं, हीलियम बन जाते हैं, हीलियम टूटते हैं, हाइड्रोजन बन जाते हैं। तो ऐसा 100% सही नहीं है। इनकी ये जो बात है
ये काफ़ी रिएक्शंस पे लागू होती है, पर ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के ऊपर लागू नहीं होती है। तो मोटे मोटे तौर पे डाल्टन भाई साहब के जितने भी पॉइंट्स थे उनका मैं खंडन नहीं करूंगा, कोई भी पॉइंट ऐसे कुछ खास सही नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, है ना। समय के साथ साथ आपको इनकी गलतियों का एहसास होता जाएगा। आप इसको फिनिश कर लो, फिर अपन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ते हैं। अंश है क्या क्लास में? अंश, अगर अंश क्लास में है तो एक बार रिएक्शन में जाके हैंड रेस कर लो, इफ यू आर इन द क्लास। चलिए, कुछ बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मैं उनको एक स्पेशल गाइडेंस दूंगा इस क्लास के एंड में, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं। चलो साहब आगे बढ़े, हेडिंग लगाएं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज। अगर हम ये सोचें बेटा कि क्या सर जेई मेन के लिए भी ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, तो मेरा ये मानना है कि यस, क्योंकि जब सवाल बनते हैं, जो बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, यहाँ पे एडवांस की प्रिपरेशन कौन कौन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन, वेरी गुड, ध्यान से सुनना। जेई मेन का जो नेचर है ना, वो ऐसा है कि वहां हर जगह से सवाल आएगा, चाहे वो टॉपिक सिंपल है, चाहे वो टॉपिक टफ है, चाहे वो फॉर्मूला बेस है, चाहे कुछ भी है। जेई एडवांस का नेचर ऐसा है कि वो बहुत सारे सिंपल 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 टॉपिक्स को मर्ज करके एक सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। जब आज आप मेरे साथ 5:30 बजे काइनेमेटिक्स के सवाल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एडवांस के सवाल करते वक्त हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। पर एज अ एस्पिरेंट मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता हूं, सभी से, कि किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेना अपन को। कल को हो सकता है डॉल्टन के किसी पॉस्टुलेट के ऊपर ही वो 4 नंबर का सवाल फ्रेम कर दे। आपके लिए डॉल्टन का टॉपिक आसान हो सकता है, पर कोई भी चीज आसान होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है या हम उसके साथ लापरवाही करें। इसलिए हर चीज पे ध्यान देना है। आपको आज मेरी बात शायद अजीब लग रही होगी, बट एक समय आएगा जब आप मेरे को अप्रिशिएट करोगे इस पॉइंट के लिए। ओके दोस्तों, लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हम यहां पर एक ट्यूब लेते हैं कांच की, यहां से आप प्रेशर को मैनेज कर सकते हो। इलेक्ट्रोड लगते हैं 2, जहां से अपन करंट वोल्टेज देंगे। चलिए, यहां जो वोल्टेज दिया जाता है वो बहुत ज्यादा भयंकर वोल्टेज दिया जाता है। भयंकर वोल्टेज मतलब 10,000 के आसपास, 10,000 वोल्ट के आसपास दिया जाता है, बहुत हाई वोल्टेज। एक पॉइंट प्लस होता है, एक पॉइंट माइनस होता है। प्लस जिससे कनेक्टेड है उसे एनोड कहते हैं, माइनस जिससे कनेक्टेड है उसे कैथोड कहते हैं। हाई वोल्टेज की हम लोगों ने प्लानिंग कर ली कि भाई हमको वोल्टेज जो देना है वो एकदम हाई देना है। हाई वोल्टेज रखना अपनी जगह पर सही है, पर उसके साथ साथ निर्वात पंप का प्रयोग करके हम लोग दाब बहुत कम कर देते हैं। 10⁻⁻5 mm ऑफ Hg। मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री के अंदर दाब के अन्य मात्रक बता रखे थे, तो इस प्रकार के हम मात्रक बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अपनी सुविधा के लिए टॉपिक को
सीमलेस बनाने के लिए इस जगह को कैथोड ले लेता हूँ, इस जगह को एनोड ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट अस से दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। बहुत कम दाब पे अपन ने यहाँ पे गैस भर रखी है। कोई भी गैस आप इसके अंदर भर सकते हो, आपका मन करे वो गैस आप भर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन गैस भर दी, चलेगा। हीलियम गैस भरना है वो भी भर सकते हो, कोई भी गैस भर सकते हो। अब क्या होता है, इस ग्लास की ट्यूब के अंदर कुछ भी होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि कुछ हो रहा है? तो हमने क्या किया, इस ग्लास की ट्यूब में कुछ भी होगा तो पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमने चारों तरफ एक ऐसा पदार्थ लगा दिया कि जिसके ऊपर अगर कुछ भी कण वण आकर के टकराएगा तो रोशनी पैदा होगी। इसको बोलते हैं स्फुर दीप्त पदार्थ। और ये कौन सा पदार्थ होता है? आप लोगों ने ZNS का नाम नहीं सुना होगा, पर पहले के ज़माने में कोडेक की रील्स चलती थी। आपने वो कैमरे देखे पुराने वाले जिनमें रील होती थी? अपने मम्मी पापा से पूछना, उनकी शादी के जो भी फ़ोटोज़ वगैरह होंगे वो रील होगी उनके पास एक, उस रील से फिर फ़ोटो बनाई जाती थी। उस रील की खासियत अरुण शुक्ला ये होती थी कि जैसे ही कोई कण आके उस पर टकराएगा ना तो वहाँ पे इम्प्रेशन बनता था। इम्प्रेशन का मतलब वहाँ पे स्पॉट बनता था। तो यहाँ पे अगर कुछ भी कण वण आकर के टकराया तो हमें पता चल जाएगा, जहाँ भी टकराएगा इस पूरी दीवार के ऊपर हमने पेंट कर रखा है, जैसे ही उस पेंट से कुछ टकराएगा वहाँ पे स्पॉट बन जाएगा। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस जगह पर स्पॉट्स बनते हैं, यहाँ पर ऐसे इस जगह पर स्पॉट्स बनते हैं। एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले पे स्पॉट बनते हैं। अच्छा, पॉजिटिव पर स्पॉट कैसे बने होंगे, क्या आप सोच सकते हो? सर कुछ ऐसा हुआ होगा कि यहां से कुछ कण गए होंगे और वो जाकर के एनोड से टकराए होंगे। जब वो जाकर के एनोड से टकराए होंगे तो एनोड के ऊपर स्पॉट बना होगा या एनोड के ऊपर फ्लैश बना होगा। इज इट राइट? ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे पीछे स्क्रीन पे कुछ आ रहा है तो यहाँ से कुछ गया है, जाकर के टकराया है, तभी तो कुछ बन रहा है। अगर यहाँ से कुछ जाकर टकराएगा नहीं तो इधर क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार ये किरणें जो है ना, ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। कहाँ से कहाँ जा रही हैं? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। तो हमने कहा इन किरणों को हम कैथोड किरणें बोलेंगे, कि कैथोड किरणें निकल करके इधर से उधर जा रही हैं। तो हमने इसको नाम दिया कैथोड किरणों का। क्या अभी तक की कहानी क्लियर हो गई सबको? जस्ट रेज योर हैंड्स। धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगी, घबराने वाली बात तो है नहीं। डायग्राम बनाइए फटाफट, फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। विसर्जन नली बोलते हैं इसको। आप लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट, डिस्चार्ज नली में आप कैप्सूल बुक को भी ओपन करके बैठ सकते हैं, है ना। लेट मी टेल यू द पेज नंबर ऑफ द कैप्सूल बुक। 2.2, पेज नंबर 2.2। जो जो भी पॉइंट से अपन देखते हैं, प्रेक्षण क्या क्या थे, तो एक बार हम प्रेक्षण देख लेते हैं। फर्स्ट प्रेक्षण क्या था? देखो, डिस्चार्ज नली में अत्यंत, विसर्जन नली में अत्यंत न्यून दाब। यार दाब तो सच में अपन ने बहुत कम रखा। आपने देखा कितना कम रखा है दाब अपन ने? 10⁻⁻5 mm ऑफ Hg। अपन लोग पढ़ चुके हैं ना मोल कॉन्सेप्ट में कि mm ऑफ Hg जो है वो दाब का एक मात्रक है। तो इतना कम दाब अपन ने रखा। तो अत्यंत न्यून दाब पर गैस
जो गैस आपने अंदर भर रखी है, अत्यंत न्यून दाब पर गैस अत्यंत उच्च विभव लगाने पर, अत्यंत उच्च विभव, कितना विभव लगाया है आपने? 10,000 वोल्ट। तो अत्यंत उच्च विभव लगाने पर, अत्यंत उच्च विभव लगाने पर वैद्युत चालन दर्शाती है, वैद्युत चालन दर्शाती है। अत्यंत उच्च विभव लगाने पर वैद्युत चालन दर्शाती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। जनरल बात है, विद्युत का चालन तो ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, वैद्युत चालन क्यों दर्शाया गया होगा? सर आपको पता कैसे चला यहां पे चालन प्रदर्शित हो रहा है? भाई देखो ऐसा है, अगर मैं यहां पे बीच में एक गैलोनोमीटर लगा दूं, तो गैलोमीटर की खासियत ये होती है कि थोड़ी भी सूक्ष्म धारा अगर आई तो पता लगा लेगा। तब इतना बड़ा सेटअप है, मैंने आपको पूरा सेटअप नहीं दिखाया, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे गैलोमीटर भी होगा, अगर और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऑन ऑफ करने का स्विच भी होगा, सब कुछ ही होता है। वो तो जब पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनता है तो स्विच भी होगा, गैलोमीटर भी होगा। तो जैसे ही हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया, इतना हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे हमें हल्की फुल्की करंट दिखने लग गई। तो करंट क्यों दिखी होगी? अंदर आपने जो भी गैस भर रखी है, मान लो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भर रखी है, तो इस हाइड्रोजन गैस ने कम दाब पर और उच्च तापमान पर, सॉरी उच्च विभव पर चालन प्रदर्शित किया है, विद्युत का चालन हुआ है, तभी तो गैलोमीटर के अंदर रीडिंग आ रही है, अदरवाइज रीडिंग क्यों आएगी? अच्छा जी, क्या सेकंड पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि विद्युत का चालन तब हो सकता है जब कैथोड से निकल करके एनोड तक कुछ जाए? सर कैथोड से एनोड ही क्यों? क्योंकि मेरे को जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, वो एनोड के पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो एनोड के पीछे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ कैथोड से आया है जो आकर के इधर टकराया है, जिसके टकराने के कारण यहां पे धब्बे उत्पन्न हुए हैं। मतलब कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं, और इन किरणों को अपन कृष्ण क्या नाम देते हैं? इन किरणों को अपन नाम देते हैं आपके कैथोड किरणों का। गॉट इट? ठीक है, अभिषेक खुश हो? बढ़िया, चलो लिखो फटाफट से, नोट कर लो कि अर्थात कैथोड से कुछ किरणें उत्सर्जित होकर एनोड की ओर जाती हैं। अर्थात कैथोड से कुछ किरणें, अर्थात कैथोड से कुछ किरणें उत्सर्जित होकर, कैथोड से कुछ किरणें उत्सर्जित होकर एनोड की ओर जाती हैं। एनोड की ओर जाती है। जस्ट नोट इट डाउन। कैथोड किरणें जब जेडएनएस की परत से टकराती हैं तो प्रकाश दीप्तमान होता है, यहां पे फ्लैश आता है। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें जब जेडएनएस की परत से टकराती हैं, जेडएनएस की परत से टकराती हैं, तब प्रकाश दीप्तमान, तब प्रकाश दीप्तमान होता है, तब प्रकाश दीप्तमान होता है। अब कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और किए गए, उनको एक बार में समझ लेते हैं, फिर एक बार में लिख लेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या था? हमने ये जो कैथोड किरणें आ रही है ना, इन कैथोड किरणों की रास्ते में, ये जो कैथोड किरणें आ रही हैं, इनके रास्ते में एक अवरोधक रख दिया ऐसा,
तो जब हमने इनके रास्ते में अवरोधक रखा, जैसे मान लो कोई पंखा रख दिया, तो ये इस पंखे को घुमाती है। पहली बात, जैसे छोटा सा पंखा अगर अपन वहां पे रख दें, तो ये जो कैथोड किरणें आ रही है ना, ये इस पंखे से टकराती है, इस पंखे को घुमाती हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि ये किरणें ऊष्मा का स्थानांतरण कर रही हैं। ऊष्मा बोल दो, ऊर्जा बोल लो, ज़्यादा बेटर है, ऊर्जा का स्थानांतरण कर रही हैं। भाई अगर मैं ऐसे हिट करता हूँ किसी चीज़ को, तो मैंने अपने हाथ की ऊर्जा इसको दी, तभी तो आगे जाएगा। तो अगर पंखा घूम रहा है, मतलब इन किरणों ने पंखे में ऊर्जा का स्थानांतरण किया है, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, वो ये है कि इस पंखे की छाया बनती है जमीन पे ऐसी, मतलब इस पंखे की छाया भी प्राप्त होती है। ये दो ऑब्जर्वेशन थे बड़े इंपॉर्टेंट। मतलब इनकी प्रकृति कणी है, कण जैसी प्रकृति है, छाया भी बन रही है और वो टकरा करके उसको घुमा भी रहा है। तो ये आप डायग्राम भी बना सकते हो। दोनों पॉइंट्स फटाफट से लिख लो कि कैथोड किरणों के पथ पर अवरोधक रखने पर जेडनेस की परत पर छाया प्राप्त होती है। ये छाया भी आपको कहाँ मिलेगी? जेडनेस की परत के ऊपर। तो कैथोड किरणों के मार्ग में, कैथोड किरणों के मार्ग में अवरोधक रखने पर कैथोड किरणों के मार्ग में अवरोधक रखने पर जेडनेस की परत पर, जेडनेस पर छाया प्राप्त होती है। इन किरणों के मार्ग पर चक्री रखने पर वह चक्री घूमती है, अर्थात ये किरणें ऊर्जा का स्थानांतरण भी करती हैं। इन किरणों के मार्ग में इन किरणों के मार्ग में चक्री रखने पर वह चक्री घूमती है, अतः ये किरणें ऊर्जा का भी स्थानांतरण करती हैं। ये किरणें ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। सत्या जी हाथ चला रहे, बहुत देर से कुछ बोलना है बेटा आपको? एक मिनट। कहाँ चले गए? बोलो, जल्दी बोलो। तो हम्म आपने कहा कि ये सभी जितने भी डाल्टन ने सिद्धांत दिए थे वे सभी फेल हो गए जी परमाणु के बारे में। जी। तो सर परमाणु का एक्चुअल डिफिनेशन फिर अब क्या होगा? समय लगेगा। जैसे जैसे अभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, आप परमाणु के बारे में जानते जाएंगे। जब ये चैप्टर समाप्त होगा तब मैं आपको बता पाऊंगा कि अब वास्तव में 2025 के अंदर हम परमाणु को किस तरह से देखते हैं। इट विल टेक टाइम, है ना? तो सर जो 9th क्लास में हम लोग डिफिनेशन पढ़ते थे तो उसके हिसाब से तो डिफिनेशन गलत हो जाएगा ना जो देंगे? सब गलत है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि हम स्टार्ट करते हैं और हम सफल हो जाते हैं। नहीं, ये जीवन के लिए सत्य है। होता क्या है, हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम फेल होते हैं, फिर हम इम्प्रूव का आई लगाते हैं, हम फिर फेल होते हैं, हम फिर इम्प्रूव का आई लगाते हैं, हम फिर फेल होते हैं, और फिर जाकर के हमें सफलता मिलती है। तो ऐसा ही साइंटिस्ट लोगों के साथ भी होता है।
उन्होंने भी कई चीज़ें गलत करी, सीखा फिर गलत करी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जब ये आप फेल हुए तो आपने इम्प्रूव क्या किया। जो गलती आपने यहाँ की थी उसको इम्प्रूव करी, फिर आप वापस फेल हुए, फिर जो गलती पहले हो चुकी थी उसको फिर इम्प्रूव किया। तो ये इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, I1 I2 I3, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही इंप्रूवमेंट से सक्सेस मिल जाए। हमेशा मल्टीपल इंप्रूवमेंट के बाद ही सक्सेस मिलती है, चाहे वो साइंस की थ्योरी हो बेटा, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन हो, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन हो। इसलिए आपके एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे, किसी दिन आपसे सवाल बनेंगे, किसी दिन नहीं बनेंगे, ये सब चलेगा जीवन में, घबराने की बात नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे और धीरे 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 इंप्रूव करते जाओगे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की बात सुनो। हमने क्या किया, ये जो कैथोड किरणें आ रही, मैं ऊपर समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो म्यूट कर लो खुद को बेटा, ये जो कैथोड किरणें आ रही थी ना, इन कैथोड किरणों ने क्या किया, हमने इन कैथोड किरणों के मार्ग पे ऐसे प्लस माइनस लगा दिया, प्लस माइनस। तो जब हमने कैथोड किरणों के मार्ग में धनावेश और ऋणावेश लगाया तो हमने पता है क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड किरणें आ रही थी, ये कैथोड किरणें ऋणावेश की तरफ मुड़ती हैं ऐसे। सर क्या आपको आंखों से दिखाई दी ये मुड़ती भी? नहीं बेटा, हमने भी वही काम किया। हमने इधर ऊपर भी स्फुरदीप्त पदार्थ ZnS लगा दिया, यहां भी लगा दिया। हम क्या देखते हैं कि जब ये किरणें हमने लगाने के बाद चालू किया तो हमें यहां पे स्पॉट्स दिखाई दिए। तो हमें यहां पे स्पॉट्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे जाकर किरणें टकराई हैं। तो उससे हमने फैसला किया कि किरणें यूं जाकर के ऐसे ऊपर की तरफ टकरा रही हैं। क्या बात समझ में आती है सभी को? पक्का क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड्स। कंफर्टेबल हो इस पॉइंट के साथ? इससे क्या सीखने को मिला? जो आपकी किरणें आ रही हैं, जो किरणें आ रही हैं बेटा, जो आपकी किरणें आ रही हैं वो जाकर के किससे टकराई हैं? प्लस से टकराई हैं। प्लस के पास कौन जाता है बताओ? माइनस। प्लस के पास कौन जाता है? माइनस। माइनस के पास कौन जाता है? प्लस। तो प्लस के पास माइनस जा रहा है। इसका मतलब इससे मुझे ये समझ में आया कि ये जो कैथोड किरणें हैं, इन कैथोड किरणों पे कौन सा आवेश है? नेगेटिव आवेश है। तो एक्सपेरिमेंट के इस हिस्से से हमें यह समझ में आया कि इन किरणों के ऊपर नेगेटिव आवेश होता है। डायग्राम बना लो, फिर इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि हमने विसर्जन नली के ऊपर और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव पोल लगाए और किरणें प्लस की ओर आकर्षित होने लग गईं, अर्थात हमारी कैथोड किरणें ऋणावेशित हैं। लिखे विसर्जन नली के ऊपर नीचे प्लस माइनस पोल लगाने पर आपकी कैथोड किरणें नेगेटिव की ओर आकर्षित हुई, नेगेटिव की ओर आकर्षित होने लगी, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? अर्थात क्लियरली हम ये बोल सकते हैं कि हमारी कैथोड किरणों पे आवेश कौन सा था? ऋणावेश था। अर्थात कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। तो विसर्जन नली के ऊपर प्लस माइनस पोल लगाने में कैथोड किरणें पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हुई, अर्थात कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। ठीक है, लिखने में हमने उल्टा लिख दिया था, समझ हमने सीधा लिया था, बढ़िया है। अच्छा साहब लिख लो यहां तक और फिर हाथ ऊपर कर देना, लिख लो। तो हो गया दोस्तों, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने का प्रयास करना। थॉमसन भाई साहब ने एक प्रयोग किया। थॉमसन का प्रयोग क्या था? थॉमसन ने अलग अलग गैसें भरी, जैसे हाइड्रोजन गैस भर ली, कभी हीलियम गैस भर ली, कभी नाइट्रोजन गैस भर ली, कभी ऑक्सीजन गैस भर ली। ऐसे उसने क्या किया बेटा? अलग अलग गैसों को भरा। अलग अलग गैसें भरने के बाद उसने चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला। अलग अलग गैसें भरने के बाद उसने क्या किया? चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला, E अपॉन M का रेशियो निकाला। ये क्या होता है? आवेश बटा द्रव्यमान का रेशियो निकाला।
और आपको मस्त बात बताऊं, सभी गैसों के लिए ये रेशियो फिक्स आया। इस रेशियो की वैल्यू जो थी, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ऐसे नोट्स में लिखवाते हैं। यू नीड नॉट टू रिमेंबर। हेलो हेलो, हम्म 1.76 इंटू 10⁻11 गुलाम पर केजी। ठीक है, ये यूनिट थी, ये वैल्यू थी इसकी। ये सभी गैसों के लिए सेम आई थी। सभी गैसों के लिए समान। चलो लिखो इसको। डन। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। अब आपको अगले 10 मिनट तक कुछ भी नहीं करना है, बस मेरी बात सुननी है। लिखना आप बंद कर सकते हैं। जस्ट फोल्ड योर हैंड्स एंड लिसन टू मी केयरफुली। भागचंद को इतना पसंद आया भाई, लेट गया ऐसा आराम से। हाँ हाँ, अब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। देखो, अब पत्ते खोलने का समय आ गया है। क्या आपके दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा था कि सर किरणें कैथोड से एनोड की तरफ ही क्यों गई, किरणें एनोड से कैथोड की तरफ क्यों नहीं गई, एक ही टाइप की किरणें क्यों हुई, दूसरे टाइप की किरणें क्यों नहीं हुई? कितने बच्चों के दिमाग में यह सवाल भी चल रहा था? वेरी गुड। अच्छा, अब हम पूरी केमिस्ट्री एक बार में समझ लेते हैं ताकि ये टॉपिक एकदम बढ़िया हो जाए आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूं फैक्ट, सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी। एक बार मान लेते हैं हीलियम गैस भरी हुई थी। जब आप, ये दो केसेस हैं, ये केस 1 है और ये केस 2 है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम कृष्णा हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज का मतलब भयंकर वोल्टेज, अगर मैं तुम्हारे को बहुत भयंकर तरीके से किसी बहुत अच्छी रॉड से या किसी बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मारूं तो क्या होगा? फटोगे। सरिये से मारेंगे तो क्या होगा? फटोगे। इंसान को एक्सीडेंट में क्या होता है? इंसान फटता है। तो अगर आप किसी वस्तु के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो फटेगी, सिंपल सी बात है। तो अगर हाइड्रोजन गैस के ऊपर या किसी भी गैस के ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वो फटेगा। फट के क्या निकलेगा उसके अंदर से? परमाणु। अब परमाणु जो हाइड्रोजन का है, उस हाइड्रोजन के परमाणु में से क्या चीज बाहर निकलेगी? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? H+। तो अगर हाइड्रोजन गैस को आप हाई वोल्टेज दोगे तो हाई वोल्टेज पे क्या होगा? प्रेशर बहुत कम कर रखा है आपने, वोल्टेज बहुत हाई है, तो हाई वोल्टेज पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस में से दो चीजें बाहर निकलेंगी, H परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और H+ बाहर निकलेगा। डन। ऐसे ही हीलियम को अगर मैं तोड़ूंगा तो हीलियम में से भी क्या होगा? He+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। हाइड्रोजन गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? अगर हाइड्रोजन गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और H+ बाहर निकलेगा। भाई H के ऊपर प्रेशर लगाने से क्या होगा? H के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और एट द सेम टाइम उसमें से H+ बाहर निकलेगा। इज इट फाइन? अब यहां पे दो लोग खड़े हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और एक H+। दोनों में से हल्का कौन है? H+ हल्का है या इलेक्ट्रॉन हल्का है? कितनों को लगता है इलेक्ट्रॉन हल्का है? अगर अंश का वजन 40 किलो है ना, फॉर एग्जाम्पल, और अभिषेक का वजन 80 किलो है, तो अभिषेक अंश से कितना हुआ? दुगने वजन का हो गया। डन है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन का वजन होता है ना, प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन के वजन का 1837 टाइम्स होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन और H+ को कंपेयर कर रहे हो तो H+ का मतलब हो गया प्रोटॉन है उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है बेटा और प्रोटॉन बहुत भारी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हल्का है तो इस एनोड के पास ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खिंचा हुआ चला जाएगा ऐसे, या जितने भी इलेक्ट्रॉन है बहुत तेजी से खिंचे हुए जाएंगे, जबकि H+ भारी होने के कारण उतना अच्छे से खिंच नहीं पाएगा। तो वास्तव में जिसे तुम कैथोड किरणें समझ रहे हो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है।
अब तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि वास्तव में जिनको हम कैथोड किरणें सोच रहे थे वो कैथोड किरणें वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, जो H+ निकला उसका क्या होगा? H+ रेंगता 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 इस माइनस की तरफ धीरे धीरे जाएगा ऐसे, पर क्योंकि H+ बहुत भारी है पहली बात, तो वो क्या होगा, इस कैथोड को पार नहीं कर पाएगा और यहीं कहीं चिपक करके मर जाएगा और हमें ZnS की परत के ऊपर दिखाई नहीं देगा। तो वास्तव में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ीदार H+ जो है वो भी उधर है, परंतु वो दिख नहीं रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, समझ आई बात? अच्छा सर, कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि H+ दिखने लग जाए। तरीका है, हमने क्या किया, बहुत सालों बाद किसी के दिमाग में ऐसी चीज आई कि यार कैथोड को छिद्रदार बना देते हैं ऐसे। अगर कैथोड को छिद्रदार बना देंगे, इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं परफोरेटेड और हिंदी भाषा में बोलते हैं छिद्रदार। अगर हम छिद्रदार कैथोड बना देंगे तो क्या होगा, छिद्रदार कैथोड बनाते ही क्या होगा, जो H+ नहीं आ पा रहा था वो H+ भी इस छिद्र को पार कर करके यहां पहुंच करके रोशनी कर देगा। अब क्या हो रहा है, इसको कहा गया कि इसका मतलब एनोड से भी कुछ किरणें हैं जो कैथोड की तरफ जा रही हैं, तो उनको क्या नाम दे दिया जाएगा, एनोड किरणों का नाम दे दिया जाएगा। क्या एनोड किरणें पंखे को घुमा सकती हैं? कितने बच्चों को लगता है एनोड किरणें पंखे को घुमा सकती हैं? अच्छा, तुम्हारी दुश्मनी है क्या एनोड किरणों से? अगर H+ में से H में से इलेक्ट्रॉन निकला तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो कैथोड किरण है, और जो H+ है, जो पॉजिटिव आयन है, वो पॉजिटिव आयन तुम्हारा एनोड किरण है। तो इलेक्ट्रॉन पंखे को घुमा पा रहे हैं पर प्रोटॉन पंखे को नहीं घुमा पाएगा, जो उससे 1837 गुना है। मतलब अंश का वजन 40 किलो है और ये घुमा पा रहा है पंखे को, और अभिषेक का वजन 80 किलो होकर वो पंखा नहीं घुमा पाएगा। क्या लगता है तुम्हें, घुमा पाएगा ना? तो यहां पे पंखा रखोगे तो पंखा तो भाई साहब यहां भी घूमेगा। क्या इसकी छाया बनेगी? बिल्कुल बनेगी, वो भी तो कण तो है ही, तो इसकी छाया भी बनेगी। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव लगाऊंगा एनोड किरणों के लिए, तो ये किरणें किस तरफ मुड़ेंगी? अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव लगाऊंगा तो ये किरणें किस तरफ मुड़ेंगी? सर एनोड किरणें तो H+ है ना, तो वो तो माइनस की तरफ मुड़ेंगी, तो आपकी एनोड किरणें ऐसे मुड़ेंगी, इस तरह से। क्या इससे सिद्ध होगा कि एनोड किरणों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? हाँ सर, सिद्ध हो जाएगा। तो एनोड किरणों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसे। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ चुका है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि एक बार थोड़ा वापस समझें? अच्छा, अब शांत दिमाग से मेरी पूरी बात सुनना, सब बच्चे हैं ना। आपके पास एक विसर्जन नली है, भाड़ में जान दो उसको, छोड़ो। तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को अगर टॉर्चर किया जाए, टॉर्चर करने का मतलब भयंकर अपन ने वोल्टेज लगा दी, तो हाइड्रोजन की मृत्यु होगी। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर हाइड्रोजन गैस को टॉर्चर करोगे तो उसमें से दो चीजें बाहर निकलेंगी, एक इलेक्ट्रॉन
और दूसरा H+। यहां तक सबको समझ में आता है कि हाँ यार हाइड्रोजन को टॉर्चर करेंगे, दो चीजें बाहर निकलेंगी, अच्छी बात है। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है और H+ बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मतलब हो गया आपका एक ऐसा कण जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 टाइम्स है। जब आपको कक्षा 12th में रफ्तार में मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था स्थिर वैद्युतिकी, तो वहीं लिखवाई थी बात कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत भारी होता है। कोई बात नहीं, नहीं पता, अब पता चल गया आपको। तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, प्रोटॉन बहुत भारी है। तो जब समय आएगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेगा? प्लस की तरफ। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और प्लस किस तरफ भागेगा? माइनस की तरफ। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो आपको दिख रहा है ये वाला एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या हुआ था? इसमें हमने इधर माइनस लगाया, इधर प्लस लगाया, या फिर डायग्राम के हिसाब से बोलूं तो यहां माइनस लगाया, यहां प्लस बनाया। अपन ने जैसे ही हाइड्रोजन गैस के ऊपर तापमान डाला या वोल्टेज डाला, वैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का था हर्षित, तो इलेक्ट्रॉन इतना हल्का था कि वो तुरंत भागा इस तरफ, इधर। तो इलेक्ट्रॉन का एनोड की तरफ भागना तुम्हें समझ में आता है कि हाँ सर वो भागेगा क्योंकि बहुत हल्का है, तेजी से भागेगा। इलेक्ट्रॉन जाकर के जेडएनएस की परत से टकराया, वो समझ में आता है कि वो जाकर टकराएगा, वहां पे रोशनी करेगा। इलेक्ट्रॉन एक कण है, वो जाकर के पंखे को चलाएगा, ये तुम्हें समझ में आता है। इलेक्ट्रॉन छाया बनाएगा, ये तुम्हें समझ में आता है। अगर तुम प्लस माइनस लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएगा, ये तुम्हें समझ में आता है। डन। तो जो कैथोड किरणें थी, कैथोड किरणें क्यों बनाई गई? यार उन बेचारे गरीब साइंटिस्टों के बारे में सोचो जिनको कुछ पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। उनको तो बस ये लगा कि कुछ गया, इधर कुछ गया, जिसने जाके रोशनी की, जिसने पंखा घुमाया, जिसने छाया बनाई। तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या नाम दूं। तो उन्होंने कहा कैथोड से निकल रहा है, एनोड पे जा रहा है, इसको कैथोड किरणें बोल देते हैं, खत्म। पर आज हम 2025 में बैठ करके तरुण ये बोल सकते हैं ना कि जिसको वो लोग कैथोड किरण बोल रहे थे वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या हम सारे गुण समझ गए इलेक्ट्रॉन होने के कारण? अब आपको पहला वाला केस समझ में आ गया है, पक्का? डन है, वेरी गुड। सेकंड केस पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद पीछे अनाथ कौन बचा? H+। सर H+ की क्या मजबूरी थी, हमें यहां दिखाई क्यों नहीं दिया? ऐसा भी तो हो सकता था ना सर, ये H+ उधर जाता उल्टा, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन आगे भाग गया, H+ पीछे भागता, पीछे भाग के वो कैथोड के वहां पे रोशनी करता, तो हमको एक साथ एनोड इधर इलेक्ट्रॉन दिख जाते, इधर H+ दिख जाता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि H+ भारी है। H+ का वजन इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आप ही बात बताओ, छोटी सी बॉल आती है बचपन में खेलने की, इतनी सी बॉल, ऐसी 10 बॉल हाथ में लेकर के यूं फेंकना। उस बॉल की खासियत ये होती है कि टकरा टकरा के कहीं भी जा सकती है। और इतनी बड़ी फुटबॉल, उसको फेंकना, तो फुटबॉल ऐसे घूम करके नहीं जाती, फुटबॉल को डायरेक्शन देनी पड़ती है, तेज किक लगाना पड़ता है ना। तो H+ जो है वहां थोड़ा बहुत पहुंच भी रहा होगा तो हल्की फुल्की रोशनी से हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने कहा एक काम करते हैं, कैथोड में छेद कर देते हैं। तो हमने यहां पे छिद्रदार कैथोड को यूज किया। क्या छिद्रदार कैथोड को यूज करते ही वो H+ की किरणें बड़े शानदार तरीके से जाकर के चिपकेंगी कि नहीं चिपकेंगी? बढ़िया वहां पे स्फूर्दीप्त होगा कि नहीं होगा? वहां पे फ्लैश बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। बस। अच्छा, उन गरीब साइंटिस्टों को तो पता ही नहीं था ये क्या है, तो क्या नाम देंगे उसको? ऐसी किरणें जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है उनको एनोड किरणें नाम दे दिया। उनको थोड़ी पता था प्रोटॉन है। तो उन्होंने क्या किया? पंखा रखा। जब इलेक्ट्रॉन पंखे को घुमा पा रहा है तो प्रोटॉन भी घुमा देगा। इलेक्ट्रॉन छाया बना रहा है, प्रोटॉन भी बना देगा। तो जो किरणें ये कर रही थी वही काम ये कर रहा है। अच्छा, प्लस माइनस रखूंगा तो प्रोटॉन किस तरफ भागेंगे? प्रोटॉन प्लस है, माइनस की तरफ भागेंगे, माइनस की तरफ भाग रहे हैं। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि कैथोड किरणें क्या हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? सर कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन है। एम आई राइट? अगर मैं तुमसे पूछूं एनोड किरणें क्या है, तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? गधों की तरह मत बोल देना, प्रोटॉन है। एनोड किरणें गैसीय धनात्मक परमाणु है। H था तो H+, हीलियम गैस भरोगे तो हीलियम 2+, नाइट्रोजन गैस भरोगे तो नाइट्रोजन का प्लस। जो भी गैस भरोगे उस गैस में से इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो परमाणु का पॉजिटिव बचेगा वो आपका कौन सी किरणें है? एनोड किरणें है। हीलियम लोगे तो He2+, आप हाइड्रोजन लोगे तो H+, लिथियम लूंगा तो क्या होगा? लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों बाहर निकल जाएंगे, क्या बनेगा? Li3+। ऐसे। अब बताओ, कहानी क्लियर है?
अच्छा जी, अभी तो और बात करनी है ऐसे, अभी तो शुरुआत हुई है कहानी की। हाँ विशाल बोलो, कुछ बोलना है? नहीं सर, टॉपिक क्लियर इसलिए बोले। हाँ टॉपिक क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। म्यूट कर लीजिए खुद को। पक्का जी, सबको समझ में आ गया ना? अब तो मस्त मज़ा आ गया। अभी तुम्हारे दिमाग के घोड़े खोलने का समय आ चुका है। देखो यहां पे जब ई बाय एम की वैल्यू कैलकुलेट की ना, तो सभी गैसेस के लिए सेम आई। यहां पर इसके लिए, कौन सी किरणों के लिए? कैथोड किरणों के लिए चार्ज बटा आवेश की वैल्यू कितनी आई? 1.76। मैं पूरा ही लिखता हूं, ई बाय एम नहीं लिखता हूं, चार्ज अपॉन मास कितनी आई? 1.76 इंटू 10⁻11 कुलाम पर केजी। और ये किसके लिए आई? सबके लिए सेम। जब एनोड किरणों के लिए ई बाय एम कैलकुलेट किया गया, जब एनोड किरणों के लिए ई बाय एम कैलकुलेट किया गया, तो ई बाय एम सभी गैसेस के लिए, सभी गैसों के लिए भिन्न भिन्न आया, अलग अलग आया। क्या कोई बालक ऐसा है जो मुझे ये एक्सप्लेन कर सकता है कि वहां सबके लिए सेम क्यों आ रहा है और यहां सबके लिए अलग अलग क्यों आ रहा है? यहां सबके लिए सेम क्यों आ रहा है और वहां सबके लिए अलग अलग क्यों आ रहा है? कौन बताना चाहेगा? कोई है बालक? राजा कहाँ हो तुम? हैंड रेस करो, बोलो क्या लगता है? कैथोड में चार्ज और हाइड्रोजन गैस लेने पर चार्ज H+ होता है, और मास, और हीलियम गैस लेने पर हीलियम का 2+ आयंस। तो हाइड्रोजन का मास जितना होता है हीलियम के मास उसका 2 गुना, इसलिए उसमें चार्ज समान आता है। चार्ज अलग 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 आता है, मतलब रेशियो अलग अलग आता है, ये कहना चाह रहे हो? बस। और इसमें क्या है? और इसमें कैथोड के लिए कैथोड रेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबके लिए क्या होते हैं? सबके लिए समान। बस। तो चाहे इलेक्ट्रॉन H में से निकले, चाहे He+ में से निकले, चाहे लिथियम में से निकले, चाहे सोडियम में से निकले, किसी से भी निकले, इलेक्ट्रॉन ही है। तो देखो अब समझो बात को, सब लोग, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर आप ये बोलते हो कि आप बात कर रहे हो कैथोड किरणों के बारे में, तो कैथोड किरणें क्या होती हैं? कैथोड किरणें होती हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, जैसे मान लो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन आया, तो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन आया तो He2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब ये मत बोलना सर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें बोलते हैं अपन। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के कैथोड किरणें नहीं बनेंगे। अगर कैथोड किरणों में कण की बात की जाएगी तो एक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन हीलियम में से आए या आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में से आए, आ तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है ना, तो कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रॉन है। तो चाहे गधे में से आए चाहे घोड़े में से आए, आ तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है। तो इसलिए कैथोड किरणों के लिए द्रव्यमान और आवेश का रेशियो हमेशा सेम होगा, क्योंकि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती हैं, वो कहीं से भी आए वैल्यू सेम ही होगी। यस और नो? सबको क्लियर है? अच्छा, आपकी एनोड किरणें कौन सी हैं? सर एनोड किरणें तो ये है, इस केस में He2+ एनोड किरणें हैं और इस केस में H+ एनोड किरणें हैं। तो अलग अलग हो गई ना। अगर कोई और गैस, हाँ कोई और गैस होगी तो उसके लिए अलग हो गई, क्योंकि He2+ अपने आप में एक कण है जो एनोड किरण है। यहां पे H+ है, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे मान लो H2 है, H2 में से 2 H+ बाहर निकले, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो अब मैं यहां कैसे जज करूंगा? मैं ऐसे देखूंगा 2 H+ है, उससे मुझे मतलब नहीं है, एक कण तो H+ है ना, तो H+ कहलाएगा एनोड किरणें, और 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहलाएगा कैथोड किरण। फर्क आ गया ना H+ का और इलेक्ट्रॉन का। हीलियम में He2+ आपके पास में एनोड किरणें होगा, लिथियम लोगे Li3+ हो जाएगा। तो क्योंकि एनोड किरणें
गैसीय परमाणु का धनात्मक आयन है जो हर गैस के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए उसके लिए E/m का मास, द्रव्यमान जो आ रहा है अलग अलग आ रहा है, चार्ज अपॉन मास अलग अलग आ रहा है। जबकि जो आपकी कैथोड किरणें हैं वो केवल और केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है, सभी में से इलेक्ट्रॉन तो सेम ही निकलेंगे, इसलिए उसके लिए E/m का रेशियो जो है वो सेम आ रहा है। क्या अब हम इस कंसेप्ट को और इस क्लास को और इस टॉपिक्स को अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ के बैठे? अब दिमाग एकदम क्लियर है हमारा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा? पक्का? बस यही सिखाने वाली बातें थी। इसी पे सवाल जो है बन जाता है कभी कभी आपके। वो सवाल कैसे भी बन सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं है। छोटे मोटे कंसेप्ट पे बन सकता है, किसी भी तरह के सवाल बन सकता है। हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आई होप हमारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, है ना? हाँ अंश, अब बताओ आप, क्या स्थिति है बेटा पढ़ाई की? सही, नमस्ते। नमस्ते बेटा। सही, नमस्ते। नमस्ते। सर पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है सुबह आपके? स्कूल 7। यस सर। ओके। एक बच्चे का डाउट है, वो भी क्लियर कर दूं पहले। अभिषेक कह रहे हैं परफोरेटेड कैथोड लेने से क्या होगा? परफोरेटेड कैथोड लेने से क्या होगा, जो H+ यहाँ टकरा करके रुक जा रहा था ना, जिससे रोशनी नहीं मिल पा रही थी, वो ऐसे घूम के नहीं जा पा रहा था, वो H+ यहाँ से निकल जाएगा और रोशनी कर देगा, तो हमें एनोड किरणें भी दिखने लग जाएंगी। ये इसका फ़ायदा है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको ये कहता हूँ, क्या आप दिन में अपनी बोर्ड प्रिपरेशन के अलावा 2.5 घंटे निकाल पा रहे हो क्या सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए? चेक करो एक बार अपने रूटीन को। अंश, पॉसिबल हो पा रहा है 2.5 घंटे सवालों की प्रैक्टिस करना? सर 2.5 नहीं, 1.5 हो रहा है। 1.5 हो पा रहा स्कूल है? जाते थक जाते हैं। थक जाते हैं। अभी आप नींद कितने उसके ले रहे हो, नींद कितने टाइम की ले रहे हो? सर 6 आवर। 6 आवर्स की नींद ले रहे हो, तो फिर सुबह कितने बजे उठे? सर 4। 4 बजे उठे। क्लास होती है 5:15, तो 4 से 5 के बीच में आप तैयार हो गए, है ना, क्लास अपने स्कूल के लिए। सब उठने में आपकी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, मतलब तैयार भी हो जाते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं। मतलब फोर्स का रिवीजन हो गया, बढ़िया। आफ्टर Yes. 5:15 7:15 आपने क्लास ली, फिर आप स्कूल चले गए। स्कूल से कितने बजे आए? सर 3:15 पर आते हैं। 3:15 पर तो आए। स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास अभी से लेने लगे हैं। कौन सी स्कूल है? सर मतलब स्कूल का नाम? मतलब कहाँ से हो आप, कौन से स्टेट से हो? सर उत्तर प्रदेश, अच्छा। बाराबंकी जिला। एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती है तो स्कूल कितने बजे ख़त्म हो जाएगी? सर 1:30 बजे। ओके, ठीक है। अच्छा, 3:30 के बाद यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हो आप। यहाँ क्लास कितनी बजे तक हो रही है आपकी? यस सर, ये आपकी फिजिक्स हो नहीं रही थी, केमिस्ट्री करते थे। उसके बाद मैथ्स वाली क्लास छूट जाती थी, वो अटेंड करते थे। फिर सुबह केमिस्ट्री की भी छूट जाती थी, वो देखते थे। कितनी बजे फ्री हो रहे हो? तो उसके बाद सर मतलब जितना क्लास करते थे 8 साढ़े 8 बज जाता था। मतलब मेरी क्लास 6:30 बजे ख़त्म हो रही है। आपके स्कूल का जो 1:30 बजे से लेकर के 3:30 9 बजे सोते होगे, फिर आप 4 बजे उठ रहे हो तो? यस सर। नो सर, 10 बजे। 10 से 4 6 घंटे, ठीक है। यस। एक काम करो, 8 बजे से लेकर के 8 बजे क्या कर रहे होते हो? 8 बजे क्लास से फ्री आते हो? अभी से फिजिक्स के वो क्लास कर, वो सीवी सॉल्व करते हैं। मतलब 8 बजे तक आप सेल्फ स्टडी के लिए बैठ जाते हो, ऐसा है ना? यस सर। यस। तो 8 से 10 2 घंटे सेल्फ स्टडी कैसे करनी है? आपको 25-25 सवाल मत लगाओ। आप ऐसा करो, 40-40 मिनट्स के स्लॉट ले लो। 40 मिनट एक सब्जेक्ट, 40 मिनट दूसरा सब्जेक्ट, 40 मिनट तीसरा सब्जेक्ट। 40-40 मिनट मुझे सवाल करने हैं, ठीक है? ये 40-40 मिनट आप निकालने की कोशिश करो। रात को 8 बजे पढ़ने बैठ रहे हो तो 8 से 10 के बीच में आप करो। 2 सब्जेक्ट लगभग कर लो। एक 40 मिनट का स्लॉट बीच में कभी निकालो। जैसे स्कूल में समय मिल गया, 5-7 सवाल स्कूल में ट्राई कर लिए। स्कूल से आकर के समय मिल गया, किसी ने एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई उस दिन कर लिया। ऐसे जो बच्चा समय को इतना स्ट्रिक्टली मैनेज कर रहा है उसको मैं एक बात बोलूँगा, आप ये मत करो कि आप स्किप कर रहे हो। जैसे फिजिक्स का सवाल कर लिए, केमिस्ट्री की कर लिए, मैथ्स नहीं करी, ऐसा नहीं करना है। भले ही फिजिक्स में कम सवाल करो, थोड़ा केमिस्ट्री में कम करो, थोड़ा मैथ्स में कम करो, पर रेगुलरली तीनों सब्जेक्ट करो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आशा बैच के बच्चे के लिए या जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कितने सवाल रेगुलरली कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप तीनों सब्जेक्ट को डेली टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो।
कोई बात नहीं, 25 मिनट मिलते हैं 25 मिनट दो, 20 मिनट मिलते हैं 20 मिनट दो, 40 मिनट मिलते हैं 40 मिनट दो। रेगुलर टच में रहो तीनों सब्जेक्ट के। अगर आप ऐसा भी कर पाते हो तो आपको चिंता नहीं करनी है, धीरे 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 आपका होने लग जाएगा। एक बात बताता हूँ, अभी आपके स्कूल के वैकेशंस आएंगे, आएंगे ना, वो 1.5 महीने के कब से कब तक होंगे वैकेशन, कोई आइडिया है? सर ये शायद 15 मई से होंगे। 15 मई से लेकर के 1 जुलाई तक रहेगा? नो सर, तो अब जून तक, 15 जून तक। 1 महीने के वैकेशंस होंगे। उस 1 महीने में हम IIT JEE का ऐसा पोर्शन प्लान करेंगे, हो सकता है हम ऑर्गेनिक प्लान कर लें, हम ऐसा पोर्शन प्लान करेंगे जिस पोर्शन के अंदर मैक्सिमम सवाल बनते हैं, ताकि आपके पास जो मैक्सिमम टाइम बच रहा है स्कूल से, आप उस मैक्सिमम टाइम में प्रैक्टिस कर सको। राइट, ऐसा करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर आप जब बहुत अच्छा पोर्शन कवर कर चुके होगे ना, फिर स्कूल लाइफ में जब वापस जाओगे तो धीरे धीरे जब भी समय मिलेगा, एक बात ध्यान रखना, संडे मिल रहा है, छुट्टी मिल रही है, आप स्कूल से छुट्टी ले लो, ऐसा कर लो, मतलब वीक में 1 छुट्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी बहानाबाजी करके। इस टाइम बहुत लिखा रहे हैं। क्या कह रहे हो? तो मतलब स्कूल में पढ़ाई भी होती बढ़िया। पढ़ाई हो रही है अच्छी? ये सर, तो फिर अच्छी बात है, फिर तो आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। फिर आपका यह है कि भाई बोर्ड में अगर कम भी हो रहा है, बोर्ड की पढ़ाई आप कर रहे हो, उसका रिवीजन आप स्कूल में ही कर लो। आप एक काम किया करो यार, स्कूल में कैसे भी करके ना 10 से 15 सवाल लगाने की कोशिश कर लिया करो एक सब्जेक्ट की, तो आपकी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्कूल में ही हो जाएगी। ये भी एक फ़ायदा है ना। टाइम बाय करो, मतलब आप कोशिश करो कि आपको अगर 5 मिनट भी मिल रहे हैं तो जस्ट एक सवाल सॉल्व करो। आपको 10 मिनट मिल रहे हैं 2 सवाल सॉल्व करो, 15 मिनट मिल रहे हैं 3 सवाल सॉल्व करो। ऐसे इस अप्रोच से आगे बढ़ो आप कि मेरे को एक भी दिन तीनों सब्जेक्ट के सवाल लगाए बिना सोना नहीं है, मुझे एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, जब भी छुट्टी आएगी मैं उसका अच्छे से उपयोग करूंगा, इतना काफ़ी है ना। गिरते पड़ते टूटते फूटते कैसे भी करके बस अपना सफ़र पूरा करना है आपको। ये बात मंजिल की नहीं है, सफ़र पूरा करने की है, क्योंकि आपके जैसे 99% बच्चे सफ़र ही पूरा नहीं करने वाले हैं। अभी धीरे धीरे बच्चों को लगेगा नहीं हो रहा छोड़ो, नहीं हो रहा है छोड़ो। ये छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 25 लाख बच्चे 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ना बेटा, लास्ट में 10-20 हज़ार बच्चे ही ऐसे बचते हैं जो पूरे साल से पढ़ रहे होते हैं। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, आपको उनका हिस्सा बनना है, आपको बस रेगुलर टच में रहना है, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, कभी हताश नहीं होना है, कभी खुद को जज नहीं करना है। आप वैसे भी इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो कर रहे हो अंश, मतलब सबसे बड़ी बात तो मैं बहुत खुश हूँ आपसे कि आप इतना होने के बाद भी आपके मन में सवाल आ रहा है कि मुझे पढ़ना है, और यू आर फॉलोइंग ए वेरी गुड शेड्यूल। अच्छी बात है, दैट्स ए वेरी गुड थिंग। अब इसमें जितना समय मिल रहा है पढ़ो। संडे का दिन मिल गया, वीक में आपको लगता है मैं कम सवालों की प्रैक्टिस कर पाया, संडे को तो पूरा आपका है, बैठ के 6 घंटे सवाल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर हो जाएगा। करने की लगन रखो, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, बाकी लोड नहीं लेना है, खाना पीना खाओ अच्छे से, हेल्थ का भी ध्यान रखो। ठीक है, चलो ओके। और बीच बीच में आप ऐसे कभी डिमोटिवेट फील करो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सब लोग बात कर सकते हो, पर मैं क्लास में भी आपको समझाता रहता हूँ कि इंपॉर्टेंट यही है कि आप लगातार 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 सवालों की प्रैक्टिस करते रहो, इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे आज आपने जो कुछ भी पढ़ा, आप चाहें तो कैप्सूल बुक उठाई, कैप्सूल बुक के अंदर देखा कि यार लर्नर एक्सरसाइज के अंदर आज हम क्या क्या कर सकते हैं, तो लर्नर एक्सरसाइज के अंदर आपने ओपन करके देखा तो आपको कुछ ऐसा फील होता है कि आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आज रिवीजन करेंगे, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। बढ़िया। क्या आपने वेक्टर वाले सारे लेक्चर्स देख लिए हैं अटल बैच के बच्चों ने? किन के वेक्टर पेंडिंग है, एक बार हाथ ऊपर करें। वेक्टर किस किस का पेंडिंग है? वेक्टर किस किस का पेंडिंग है? ओके, अटल बैच का बच्चा आज शांति से बैठ करके पूरा वेक्टर कंप्लीट करेगा। कर सकते हो, कर सकते हो। आशा बैच के बच्चों के कंप्लीट है वेक्टर, एक बार हाथ ऊपर करना। आशा बैच के सब बच्चों का वेक्टर कंप्लीट है? सबका कंप्लीट है ना आशा बैच के बच्चों का? ठीक है, ठीक है। आशा बैच के बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स की कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? आशा बैच वाले हाथ ऊपर रखना एक बार। अभी कितने बेसिक मैथ्स के कर चुके हो? मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए, एक एक करके बोलना। बेसिक मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर चुके हो सीबी के? सर मैं 25 किया हूँ। इतने कम क्यों बेटा? सर मतलब और कर रहा हूँ धीरे धीरे, स्लोली कर रहा हूँ। अभी वेक्टर का भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा है, लगा ले रहा हूँ। अच्छा, तो अब तो बढ़ाओ सवालों की संख्या, मतलब बेसिक मैथ्स के सवाल फटाफट खत्म कर देने चाहिए आपको अब तक तो, है ना। इतना डिले। सर आपसे एक बात भी पूछना था।
अभी अभिषेक बोल रहे हैं, अभी अभिषेक बोल रहे हैं, अभी अभिषेक बोलो, पहले आप बात पूरी करो। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे काइनेमेटिक चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन लगाया, मतलब उसको डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सारा क्वेश्चन उसमें से मतलब लगा रहा हूँ, एग्जाम बिल्डर, एग्जाम क्रैकर उसमें ले, और जिसमें थोड़ा बहुत डाउट रह जा रहा है ना सर, तो वो समझ में ही नहीं आ रहा, उसको 2-3 बार भी लेक्चर देखा, नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, काइनेमेटिक्स अभी वापस पढ़ाऊंगा तब कवर हो जाएगा वो, तब पूछ लेना। मैं बेसिक मैथ्स का पूछ रहा हूँ, बेसिक मैथ्स कर लिया? हाँ कर लिया सर, बेसिक मैथ्स आपके सीबी में सबसे पीछे है मैथमेटिकल टूल के नाम से, तो किसी को पता नहीं हो तो बेसिक मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस आपके सीबी में सबसे पीछे डले हुए हैं मैथमेटिकल टूल के नाम से, वो आपको करने हैं। हाँ अब एक मैं नाम ले रहा हूँ, वो बच्चा बोलेगा। शिवम बताओ क्या स्थिति है? हेलो सर। शिवम, शिवम। सर करो मोमन बोलो। मोमो फ्लाई सर, हमको वन टाइम देते। कृष्णा बोलो जल्दी। सर मुझे पता ही नहीं था बेसिक मैथ का वो है, मतलब बेस वो उसमें सीबी में है, आज मुझे पता चला है। अच्छा, सर मुझसे क्वेश्चन नहीं ऑनलाइन केमिस्ट्री में। कौन, क्या नाम है? खुशी। खुशी। अच्छा, खुशी के अलावा सब लोग म्यूट कर लो 1 मिनट अपने आप को। खुशी बताओ कितने सवाल किए, क्या हो गया, कहाँ दिक्कत आई? सर 10 में से 2 क्वेश्चन होने बस लर्नर 1 में। ऐसा क्यों, आपने रिवीजन नहीं किया था? यस सर, किया था, तब भी बहुत दिक्कत आ रही है। लर्नर में कौन सा पोर्शन किया था आपने? सेक्शन ए। सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन ए। परमाणु, अणु और अवोगैड्रो संख्या वाला। हाँ, और सेक्शन ई किया था। खंड ए किसी और बच्चे ने ट्राई किया है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने बताओ एक बार। सर सेक्शन ए में से मैंने सारे, मतलब लर्नर के सारे क्वेश्चन हो गए, मैं अटल से हूँ, बस ये पीवाईक्यूज मेरे से नहीं बनना है, और एक्सपीरियंस बिल्डर के। क्या सर आप 5 नहीं बने और मतलब 11 बन गए। सर मेरा भी 5 नहीं बना है, सर सारे हो गए। एग्जाम क्रैकर ट्राई किया था? अतुल से बात कर रहा हूँ मैं अभी, अतुल के अलावा सब म्यूट कर लो। अतुल, एग्जाम क्रैकर किया था? हाँ कर रहा हूँ सर, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे नहीं बन रहे, बट मतलब आवाज कट रही है आपकी। सर एक क्वेश्चन समझा दीजिए सेक्शन ई का, ऐसा नहीं 49 क्वेश्चन समझा दीजिए। ये भी है कि ज्यादातर क्वेश्चन 70 से 80% नहीं बन रहा है। किस में, एग्जाम क्रैकर में? हाँ एग्जाम क्रैकर में। कब ट्राई किए थे लास्ट? लर्नर का तो बहुत ही इजी था, सारा ही बन गया। लास्ट सवाल ट्राई कब किया था आपने? लास्ट क्वेश्चन ट्राई कब किए थे? लास्ट जैसे से मतलब कल किया हूँ, मतलब बारी बारी से करते रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे खत्म होते गया लर्नर का करते गया हूँ, सोचा कि लास्ट में जाके एग्जाम क्रैकर और एक्सपीरियंस बिल्डर करूंगा, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। पूरी लर्नर सॉल्व करने के बाद आप एक्सपीरियंस बिल्डर एग्जाम क्रैकर पे गए थे या डायरेक्ट चले गए थे? नहीं नहीं, पूरी सॉल्व करनी है। ठीक है, लर्नर तो सॉल्व हो गया। एग्जाम क्रैकर सबसे ज्यादा किस बच्चे से सॉल्व हुई है एक बार वो बताओ मुझे। एग्जाम क्रैकर, मेरा सवाल ध्यान से सुनो, सब लोग म्यूट करो एक बार खुद को, बी सिविलाइज्ड। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, जो इसका आंसर दे सकता है केवल वही अपने आप को अनम्यूट करेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट के एक्सपीरियंस बिल्डर और एग्जाम क्रैकर सबसे ज़्यादा किस बच्चे को लगता है कि मुझसे सॉल्व हुई है, एक बार वो बताओ कितने हुए हैं आपसे। हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ बताओ। हेलो। बोलो बोलो, आ रही है आवाज़। हेलो सर। बोलो, आवाज़ आ रही है। सर देखो आप लोग डाउट पूछने में भी कितना अनऑर्गेनाइज्ड हो, एक बार उस चीज़ को ऑब्जर्व करो। अगर आप लोग डाउट को पूछने में और उसको एक्सप्लेन करने में इतने अनऑर्गेनाइज्ड हो, तो अपनी स्टडीज़ में भी कितने अनऑर्गेनाइज चल रहे होगे। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, एक काम कीजिए, सबके पास हैंड रेज वाला रिएक्शन है, सब डाउन कर दो अपने हैंड से एक बार, सब डाउन कर दो। पुष्पा, दिव्या, सब लोग डाउन कर दो। पुष्पा डाउन करना है, हैंड रेज वाला इमोशन रिएक्शन है उसको डाउन कर दो। प्रियांशु डाउन करो, सोनू डाउन करो, मान्या यादव डाउन करो,
सब लोग अपने हैंड्स लोअर कर देंगे, किसी का भी हाथ ऊपर नहीं रहना चाहिए, मतलब हैंड्स अपनी रहनी चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, एग्जाम क्रैकर और एक्सपीरियंस बिल्डर से बड़ा सवाल है ये। जिन बच्चों ने एग्जाम क्रैकर और एक्सपीरियंस बिल्डर के सवाल किए हैं मोल कॉन्सेप्ट के और उनसे मैक्सिमम सवाल बन गए हैं, वो अपना रिएक्शन में हैंड रेस करेंगे। कुमार कुशवाहा बन गए आपसे, नितिन बने आपसे, हर्षित बने। चलो एक बार जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि इनसे बन गए। ठीक है, हाँ बेटा बताओ, नितिन बताओ। हेलो सर। हाँ बताओ कैसे किया आपने, कितने बने कितने नहीं बने, मुझे एक बार एक्सप्लेन करो। सर पहले एक्सपीरियंस बिल्डर का बताता हूँ। तो सर एक्सपीरियंस बिल्डर में शुरू के मतलब जो उसके मतलब रेडॉक्स वाले सवाल हैं वो नहीं बने हैं। और इसके सर ज़्यादातर क्वेश्चन बन गए हैं सर, 4-5 क्वेश्चन नहीं बने एक्सपीरियंस बिल्डर के। रेडॉक्स वाले टॉपिक को तो आपने पढ़ा नहीं है किसी ने भी, इसलिए उसके क्वेश्चन नहीं बनना, इट्स फाइन, चलता है। जो पढ़ रखा है इसी के 4-5 क्वेश्चन नहीं बने हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन नहीं बने, बाकी आपसे बन गए। और अगला बताओ, एग्जाम क्रैकर बताओ। सर एग्जाम क्रैकर में भी सर 5 पीवाईक्यू मतलब नहीं बने हैं और बन गए हैं। 5 पीवाईक्यू नहीं बने, तो एग्जाम क्रैकर के अंदर आपके पास सवाल हैं 56 में से कितने बने? सर 56 मतलब दोनों मिक्स है ना सर? हाँ वो भी मतलब रेडॉक्स वाले भी हाँ, तो रेडॉक्स वाले हटा के बताओ। सर 1 मिनट, एग्जैक्ट डेटा बनाओ, बताओ कितने सवाल बने हैं आपसे। यस सर टिक लगाया हुआ है जो हो गए हैं। सर 17 सवाल हुए हैं। 17 सवाल हैं, ओके ठीक है। हर्षित क्या स्थिति है? जी सर। बताओ क्या स्थिति है बेटा? सर इसमें एक्सपीरियंस बिल्डर में 42 क्वेश्चन है ना, जिसमें से 27 बन गए हैं। और सर जो एग्जाम बिल्डर में 24 एक्सपीरियंस बिल्डर है, हाँ उसमें 24 बने हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस बिल्डर में 27। एग्जाम क्रैकर के अंदर आपके कितने बने? 24 बन गए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ना एक्सपीरियंस एग्जाम क्रैकर का, एक 270 ग्राम कार्बनिक यौगिक का पूर्ण दहन, ये सवाल हो गया। कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 38, एक 270 ग्राम कार्बनिक यौगिक का पूर्ण दहन 420 ग्राम CO2 और 210 ग्राम जल देता है। सर किसमें, एक्सपीरियंस बिल्डर में या एग्जाम क्रैकर में बेटा? सर मेरे पास नीट 2025 की बुक है ना, वो अभी अच्छा, आई नहीं है अभी। अच्छा नीट है आपके पास, ओके 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 ठीक है। जेई वाले बच्चों से पूछेंगे, ये सवाल मैंने क्लास में करवाया था खैर। अच्छा देखो, हाँ इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे आज वेक्टर का लेक्चर देख करके फिनिश करेंगे उसको, चाहे वो अटल के हों चाहे वो आशा के हों, वेक्टर सब बच्चे फिनिश करेंगे सो दैट आई कैन स्टार्ट काइनेमेटिक्स। पहली चीज़ तो ये है। तो क्या हम आज वेक्टर को फिनिश कर लेंगे अटल बैच के बच्चे? इतनी बात मानेंगे? 4-5-6 लेक्चर्स हैं, किसी भी हालत में बैठ करके आज उसको ख़त्म करोगे, पहली चीज़। एट द सेम टाइम जो आशा बैच के बच्चे हैं जो कर चुके हैं ये सब कुछ, आज आपके पास समय निकलेगा, आप मोल कंसेप्ट के सवाल ट्राई करोगे, जो हो रहे हैं उन पे टिक कर दोगे, जो नहीं हो रहे हैं उन पे गोला बनाओगे। एक सवाल को 3 से 4 मिनट का समय देना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सवाल 15-15, 20-20 मिनट ले रहा है, आपको सॉल्व नहीं करना है, छोड़ दो उसको। 2-3 मिनट 4 मिनट आप एक सवाल को दीजिए। कैलकुलेशन लंबी है तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अगर वैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको आज के लिए अलाउ कर रहा हूँ। कोई आपको लगता है कि नहीं यार ये कैलकुलेशन हो रही है, आप कर लीजिए उसको, नहीं हो रहा है सवाल छोड़ सकते हैं, पर आपको सारे सवाल ट्राई करने की कोशिश करनी है। आप ये काम कीजिए। हम मोल कंसेप्ट के कैप्सूल बुक के एक्सपीरियंस बिल्डर और एग्जाम क्रैकर का सॉल्यूशन का डिस्कशन रख लेते हैं, परंतु लर्नर की रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगी, लर्नर तो आप कर लोगे सेल्फ। लर्नर में भी कोई डाउट आता है तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। लर्नर में कोई डाउट आता है तो उसकी फ़ोटो खींच करके आप सर्च कर सकते हो और सर्च करके भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। लर्नर में आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, लर्नर के सॉल्यूशन मुझे कराने की नीड नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्लास में इतना बेहतर पढ़ चुके हैं कि एक्सपीरियंस बिल्डर एग्जाम क्रैकर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि आपको कराने चाहिए वो मैं उसका क्लास ले लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप सेल्फ मैनेज कर लोगे। रेज योर हैंड्स, ये पॉसिबल होगा? ठीक है। हम कैसे करेंगे डिस्कशन में आपको हिंट देता हूँ। डिस्कशन ऐसे होगा
कि आप एग्जाम क्रैकर को लेकर के बैठेंगे, सवाल जो बच्चे ट्राई करेंगे वही क्लास के अंदर आएंगे, हम एक एक सवाल को डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई भी बच्चा जिसने एग्जाम क्रैकर और एक्सपीरियंस बिल्डर के सवाल नहीं किए हैं अभी तक, बिल्कुल भी वो गलती से भी उस क्लास में ना आए। क्योंकि होता क्या है, मुझे सवाल करते हुए देखना हमेशा एक सुखद अनुभव होगा। मैं एडवांस का सवाल करूं, चाहे मैं मेंस का सवाल करूं, उसे देख के आपको बड़ी खुशी होगी, सर कितने अच्छे सवाल कर रहे हैं, पर उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने जेईई मेन का सवाल ट्राई कर रखा है, अच्छे से ट्राई कर रखा है, मेहनत से ट्राई किया, आपसे नहीं बना, फिर आप क्लास में आके मेरा सॉल्यूशन देखोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। पर आप मुझे क्वेश्चन करते हुए देखना चाहते हो बस कि हाँ सर अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन करते हुए देख लेते हैं, हमने ट्राई किया नहीं, वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह की डिस्कशन क्लासेस के अंदर जब भी रखी जाती हैं, आपको तभी उस क्लास के अंदर आके अटेंड करना है जब आप उस सवाल को ट्राई कर चुके हो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उस क्लास के बाद में एग्जाम क्रैकर और एक्सपीरियंस बिल्डर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके सॉल्यूशन कट करके टीम का काम होगा, वो अपलोड कर देंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं वो लोग। फिर आप जब क्वेश्चन को ट्राई कर लो, आपसे बन जाते तो ठीक है, नहीं तो जाके सॉल्यूशन देख लेना, चलेगा। तो मुझे क्लास में ऐसा एक भी बच्चा नहीं चाहिए होगा जो ट्राई करके क्लास में ना आए। कल से लेट मैं नहीं कर सकता क्योंकि आगे सिलेबस भी कवर करना है। दिस इज़ द लास्ट डे। आप आज बैठ के वेक्टर फिनिश कीजिए ताकि कल से हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर सकें। आशा बैच के बच्चे काइनेमेटिक्स में जिन्होंने लापरवाही कर दी थी सीबी सॉल्व करने में, दिस इज़ द लास्ट टाइम। अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। काइनेमेटिक्स कल से स्टार्ट हो रहा है। आपने सीबी सॉल्व कर ली थी, अच्छी बात है। नहीं की थी, जो सवाल नहीं बने थे, कल मेरे साथ साथ वापस उन सवालों को ट्राई करोगे और यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है फिर से। एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम कि मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं। तो ये करेंगे आठरा बैच के बच्चे। अब तक जो हो गया उसको भाड़ में जान दो। अब कल से आपको आपकी सीबी सॉल्व करनी है, मतलब करनी है। पीवाईक्यू सॉल्व करने, मतलब करने। क्लास के बाद क्वेश्चन करने, मतलब करने। अंश, जैसा मैंने बताया, अंश जैसे बच्चे जो टाइम को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको 10 मिनट भी मिल रहे हैं, 2 सवाल ट्राई कर लो। 5 मिनट भी मिल रहे हैं, 1 सवाल ट्राई कर लो। तुम्हें समझ में आ चुका होगा, एक एक चैप्टर तुम पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट। तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि जेईई की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। खुद को फोकस रख पाना, खुद के साथ मेहनत करके सवाल सॉल्व कर पाना। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप समझो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज अंश कितना परेशान है कि वो 6 घंटे स्कूल में टाइम दे रहा है और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। एट द सेम टाइम जो बच्चा 6 घंटे घर पे बैठा हुआ है और सवाल की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो कितना बड़ा गधा है, या वो कितना बड़ा मूर्ख प्राणी है कि जो बच्चा इतना परेशान हो रहा है, इसके पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है और तुम वेस्ट कर रहे हो। और अंश का सिलेक्शन हो जाएगा फिर भी, मैं बता रहा हूँ आपको साफ आज। अगर ये बच्चा इतना ही सीरियस रहता है अपनी पढ़ाई के प्रति, तो ये 10 क्वेश्चन भी करेगा ना, तो इस माइंडसेट से करेगा कि मेरे पास दिन में समय कम है, मुझे 40 मिनट का समय है, उसमें 10 क्वेश्चन करने हैं, तो एक सवाल के प्रति ये 2-3 मिनट में करने की कोशिश करेगा। यही एग्जाम में चाहिए होता है। और जो बच्चा दिन भर घर से फ्री है, ड्रॉपर बच्चा है, और आराम से सोच रहा है कि आज तो 6 घंटे हैं, 6 घंटे में 20 सवाल करूंगा, अंश का सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। समझो बात को। यूज योर टाइम वाइजली। इसलिए आशा बैच का बच्चा ज़्यादा सेलेक्ट होता है अटल बैच के बच्चे के कंपैरिजन में। क्लियरली बता रहा हूँ आपको, जो सच है वो है। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके टाइम की वैल्यू क्या है। वो सुबह फोर्स बैच की क्लास अटेंड करते हैं, स्कूल में जाकर रिवाइज करते हैं, घर पे आके फिर अटल बैच की क्लास लेते हैं, आप लोगों के साथ क्लास अटेंड करते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो दिन भर पढ़ाई की टच में है। अटल बैच का बच्चा घोड़े बैच के उठता ही 10 बजे होगा। उसके बाद में वो सोचता है अब तो बढ़िया मस्त 2-4 सवाल लगाते हैं, उसके बाद शाम को क्लास हो जाती है, फिर सो जाते हैं। अगर आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियरली आई एम सेइंग टू यू। आज ढंग से बैठो, एक खाली पेपर लेकर के अपनी गलतियां लिखो कि मैं क्या गलतियां कर रहा था। आज की क्लास में अंश की बात सुन के मुझे किस बात पे ध्यान देना है। जो आशा बैच के बच्चे हैं वो अपने टाइम को मैनेज करो, वापस से अपना खुद का शेड्यूल बनाओ। दिन में कम से कम 40 मिनट एक सब्जेक्ट के सवाल प्रैक्टिस करने के लिए निकालो। अपना जो बैकलॉग है उसको लिखो, कौन से सवाल हो गए उसको लिखो, कौन सा नहीं हुआ है उसको लिखो। मेंटेन योर डायरी, सब कुछ मेंटेन करो। जैसे ये चैप्टर चल रहा है, पता भी नहीं चलेगा आपको कब खत्म हो जाएगा। कल से काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा, जस्ट बी केयरफुल। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गिविंग यू द होप। ये लास्ट होप है आपके लिए। तो क्या आप करोगे आज बैठ करके सब बच्चे, है ना? ये करना और मुझे इन्फॉर्म करोगे, ठीक है? अंश पक्का आज बैठ के शेड्यूल चेक करना अपना बेटा, है ना? जो भी है, ओके? सत्या फटाफट बोलो, व्हाट्स योर कंसर्न? और आज अभी क्लास में आना है आपको, है ना? एडवांस वाली क्लास में आशा बैच सब बच्चों को बोलो। तो मैंने एग्जाम क्रैकर से सर 30 क्वेश्चन टच किए थे, उसमें से 17 बने हैं। वेरी गुड, सही है, सही और रेशियो। पूरे बुक
तो हाँ और पूरे बुक से पूरे पहला चैप्टर से सर 140 क्वेश्चन टच किए, उसमें से सिर्फ 80-85 क्वेश्चन बने हैं। वेरी गुड। आप अटल बैच या आशा बैच? अटल सर। अटल बैच। अब एक काम करना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने ना, एक बार उन क्वेश्चंस को वापस ट्राई करना बिना देखे, मतलब कंसेप्ट को हल्का फुल्का रिवाइज करके एक बार वापस ट्राई करना कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने वो क्यों नहीं बने मुझसे। तो एक बार कोशिश करना कि उनको आप फिर से ट्राई कर सको। जी सर, मैं क्वेश्चन बनाने से पहले चैप्टर का रिवीजन करके बनाता हूँ क्वेश्चन। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप कभी कभी माइंडसेट का फ़र्क होता है। आपने एक बार सारे चैप्टर्स कर लिए, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे एक बार फिर से करना चाहिए, एक बार फिर से ट्राई कर लेना। इससे भी होता है, कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ कि उस दिन नहीं बन रहे थे पर अगले दिन बनने लग जाएंगे, ये भी होता है। और सर ये जो 3:30 का जो क्लास रहता है ना सर वो शेड्यूल में दिखाता है कि 3:30 बजे, लेकिन सर आप 15-10 मिनट पहले शुरू कर नहीं, समय 3 बजे का है, वो गलती से शो कर रहा होगा। मैं आज टीम को अपडेट कर दूंगा, समय आपका 3 बजे का है और साल भर 3 बजे का ही रहेगा। तो 3 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और कल से ऐसा होगा कि 3 बजे से क्लास स्टार्ट हुई, 3 से लेकर चलती रहेगी क्लास लगातार। फिर जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से क्लास चलती रहेगी। मैं कंटेंट के हिसाब से चलता हूँ। तो 3 बजे क्लास स्टार्ट हुई, 3 बजे के बाद कंटिन्यू करती रहेगी। तो सबका समय 3 बजे का ही रहेगा पूरे साल। ओके, आप अपने हिसाब से शुरू बना के उसमें मैनेज करने की कोशिश करो। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अंकित। यस अंकित। हेलो। बोलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो फटाफट। सर आपने जे के बारे में तो बता दिया, पर नीट के बारे में नहीं बताया सर। नीट के बच्चे को कुछ नहीं करना है, जेई के बच्चों से 10 सवाल एक्स्ट्रा करने हैं। नीट का सवाल 1 मिनट में सॉल्व होता है टारगेट, और जेई का सवाल 3 मिनट का समय देता है आपको एग्जाम के अंदर। तो आप अगर जेई के सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने आपकी जो सीबी है उसके अंदर कुछ सवाल जेई के दिए हुए हैं, तो जब आप जेई का सवाल कर रहे हो आप 3-4 मिनट का समय लो, पर कोई भी सवाल करते हो तो अगर नीट का पीवाईक्यू आपके सामने आ जाए तो वो 1 मिनट में आपको करना है। और आप इस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके एग्जाम का लेवल ये है, तो डोंट वरी, आप हमेशा जीत में रहोगे। ओके, ये है सर। हाँ कुछ बोल रहे थे आप, 1 मिनट। हाँ बोलो। हाँ सर। बोलो। सर जब हम आपसे पढ़ाई करते हैं तो सर हम एकदम फोकस रहते हैं, और हम कुछ ट्यूशन भी करते हैं तब भी हम फोकस रहते हैं। जब सर हम खुद यानी कोई याद करते हैं तब सर ऐसा जैसे फोकस नहीं रहता सर। आपको याद करने वाली अप्रोच पे जाने के लिए लिख करके याद करने की कोशिश करनी चाहिए। 10-15 दिन लिख करके करो, उसके बाद ओरली भी याद होने लग जाएगा। ब्रेन को आदत नहीं है ना, देखो ब्रेन को हैबिट नहीं है पढ़ने की, यहाँ से सबके साथ होता है। हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, मतलब एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दिन पढ़ लिया, चौथे दिन पढ़ लिया, पूरे 1 साल तक रोज पढ़ना, कितना मेंटल टफनेस चाहिए उसके लिए। वो जिसके पास आ गई वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये है, ठीक है। ओके सर। ओके अंकित, सर थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बट अगेन आई एम सेइंग, मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा सबकी। मैंने आपको बहुत गाइड कर दिया, आशा बैच के बच्चों को बहुत कर दिया, अटल बैच के बच्चों को बहुत फ्लो में ले आया। अब कल से आप अपनी स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। आज बैठ करके प्लीज़ सब लोग लिख लो कि मैं कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। जस्ट मेक अ टाइम टेबल और उस पर टिको बेटा, है ना, अच्छे से। चलो अब आपकी क्लास होगी जेईई एडवांस के सवालों की। तो जो आशा बैच के बच्चे काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन कर चुके हैं, क्लासेस अटेंड कर चुके हैं काइनेमेटिक्स की, वो क्लास में आएंगे, उनको आज अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी जेईई एडवांस की। ठीक है, वेलकम इन द क्लास। नीट के बच्चों को गलती से भी एडवांस का कोई सवाल नहीं करना है। 2 तरह के मेंटल टॉर्चर होते हैं, एक सुसाइड होता है लास्ट। तो अगर आप नीट के बच्चे होकर के एडवांस के सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सुसाइड है, ऐसे काम नहीं करने हैं अपन को। गलती से भी कहीं पे जेईई एडवांस का सवाल दिख जाए तो उसको देख करके बिल्कुल वैसे ही निकल जाना है जैसे जंगल में शेर को देख के हम चुपचाप साइड में से निकल जाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जेईई एडवांस के सवाल को शेर की तरह देखना है और उसकी सवारी भी करनी है। चलिए बाय।